गुड इवनिंग गाइस। सो हम अपनी सोशल इश्यूज़ की मैगज़ीन कर रहे थे। इसमें मैंने ऑलरेडी 4 वीडियोस दे चुकी हूँ, जिसमें हम उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। सो गाइस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज़ वैशाली मित्तल। आई हैव डन माई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग. आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड गेट. I have done my MTech from IIT Roorkee. Currently I am doing PhD from IIT Roorkee and I will teach you current affairs. So guys, ये था मेरे बारे में। हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। सो गाइस, आज का फर्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक कमेटी थी जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर थी। उसने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। किसको? MHRD मिनिस्ट्री को करी है। अब क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये पहले ही ऑलरेडी 2 बार आ चुके, जो कि 1968 में आई थी और फिर 1986 में आई थी। और जो 1986 में आई थी उसको हमने मॉडिफाई किया था 1992 में। रीज़न क्या है कि रीज़न इसका यही है कि देखो, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका रीज़न ही यही है कि हमने अपने नेशन को ट्रांसफॉर्म करना है सो दैट हम इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी को बना सकें बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। देखो, एजुकेशन प्रोवाइड करने में और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में डिफरेंस होता है, तो हमको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो थोड़ा सा देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 1986 में आई थी, और जब हमने उसको मॉडिफाई किया था 1992 में, उसका एम क्या था? एम उसका यही था कि हमें क्या करना है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को सेटअप करना है और हमें हर स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। ऑब्जेक्टिव क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेशन में यूनिवर्सल असेसमेंट एंड एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एजुकेशन। सी गाइस, हर जगह क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। सेकेंडरी एजुकेशन में हमारा एफर्ट क्या रहेगा? हमें कंप्यूटर लिटरेसी करनी है, उनको नेसेसरी कंप्यूटर स्किल्स प्रोवाइड करनी है बच्चों को उनके इंस्टीट्यूशंस में जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं। हायर एजुकेशन में हमें बच्चों को उनके क्रिटिकल सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, मोरल एंड स्पिरिचुअल इश्यूज़ पे फोकस करना है। रीजंस क्या है कि अब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अब हम जैसे 2019 में हम क्या है कि हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हमें एम्फेस करना है स्किल्स पे। एक्चुअली हर एक बंदे के पास डिग्री है लेकिन किसी के पास स्किल नहीं है, तो हमें अब स्किल पे फोकस करना है। दूसरा है नैरो टाइम लैग बिटवीन द जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड एप्लीकेशन। बात वही है कि हमें हर चीज़ की नॉलेज है, लाइक आपके पास डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन आप उसको रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेकिन आप घर का बल्ब भी चेंज नहीं कर सकते। तो यही डिफरेंस है कि हमें इसका जो गैप है उसको कम करना है। स्मॉल इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। से डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि जो इंडिया का यूथ है, अभी हमारा इंडिया का यूथ सबसे ज़्यादा इंडिया के पास यूथ है, तो यही एक टाइम है कि हम अपने इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स हमारा ये जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बूढ़ा हो जाएगा, तो इस वजह से अभी हमारे पास टाइम कम है, स्मॉल विंडो, मतलब कि सिर्फ 20 ईयर्स ही हैं कि हम अपने इंडिया को आगे ले जा सकें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज़ करके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमारे 17 है, उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हम इसको अचीव कर सकें। तो अब रिकमेंडेशन क्या है इस ड्राफ्ट में? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का ये हमें टास्क दिया NCERT को, जो फोकस करेगा एज ग्रुप, 2 तरह के एज ग्रुप पे, जो कि 3 साल तक के बच्चे हैं और 3 से 8 साल तक के बच्चों को। उनमें क्या करेंगे? हम क्वालिफाइड एजुकेटर्स को प्रोवाइड करेंगे, डिज़ाइन ऑफ लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट को हम ऐसा डिज़ाइन करेंगे, और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक्सटेंशन करेंगे टू इंक्लूड द, अभी हम क्या करते थे, राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रोविज़न है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें उनको भी इंक्लूड करेंगे। किसको? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, लाइक मतलब कि 3 साल तक के बच्चों को, और दूसरा 3 से 8 साल तक के बच्चों को भी इंक्लूड करेंगे। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, नाम से पता चल रहा है न्यूमरेसी मतलब कि मैथमेटिक्स स्किल्स और उनके रीडिंग आवर्स पे, इस पे हम हमेशा फोकस करना है। रीइंटीग्रेटेड ड्रॉप आउट, रीइंटीग्रेटिंग ड्रॉप आउट मतलब कि जो लोग ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, उनको हमें दोबारा इंटीग्रेट करना है। लाइक जिनको लॉन्ग टर्म हो गया है स्कूल को छोड़े हुए, उनको हमें दोबारा प्रोवाइड करना है। लाइक किसी को ट्रांसपोर्ट की वजह से कहीं कोई गाँव में है, उसको दूर आते हुए टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी करना है, हॉस्टल करना है और उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान देना है। करिकुलम एंड पेडागोलॉजी, इसका मतलब क्या है? हमें अडोप्ट करना है ये मैकेनिज्म 5+3+3+4। 5 ईयर्स का हमें फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें 3 साल की प्री प्राइमरी स्टेज होगी और 1 और 2 ग्रेड होगी। 3 ईयर्स की प्रिपरेटरी स्टेज है जिसमें 3, 4 और 5th क्लास होगी।
फिर अगले 3 साल में इसकी मिडिल स्टेज है जो कि 6, 7, 8 ग्रेड है, और 4th ईयर में हाई स्टेज होगी, 9 to 12 होगी। ठीक है, इस बारे में हमें फोकस करना है। अब ये न्यू प्रोविजन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हायर एजुकेशन की क्या बात करें, इंस्टीट्यूशनों को रिस्ट्रक्चर करना है। इसमें तीन टाइप के हमने इंस्टीट्यूशंस को फोकस किया है। रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि सिर्फ इक्वली फोकस करेगी रिसर्च और टीचिंग पे। टीचिंग यूनिवर्सिटी फोकस करेगी हाई क्वालिटी टीचिंग पे। टाइप 3 कॉलेजेस फोकस ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन गोल ऑफ हाई क्वालिटी टीचिंग। आप देखो, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, क्वालिटी टीचिंग की बात हो रही है, इन दोनों की बात हो रही है। मोर लिबरल एजुकेशन में ये है कि इसमें 4 साल का अंडर ग्रेजुएट एक प्रोग्राम होगा जो कि लिबरल आर्ट्स का होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट लिबरल आर्ट्स को खोलेंगे, सेटअप करेंगे। हम 4 साल का, जैसे हमारी बीटेक होती है उसी तरह 4 साल का एक हमारा लिबरल आर्ट्स का प्रोग्राम होगा। और वो कैसे अनाउंस होगा, हम 5 इंडिया में इंस्टीट्यूट खोलेंगे लिबरल आर्ट्स के। फिर ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा। इट विल आउटलाइन द लर्निंग आउटकम, फोकस करेगा किस पे, डेवलपमेंट पे एंड नॉट जजमेंट पे। रिसर्च के लिए हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट करेगा, जो क्या करेंगे, फंड करेगा। किसको फंड करेगा, जो भी हमारी क्वालिटी रिसर्च के लिए फंड करेगा, उनको मेंटोर करेगा, उनको इंसेंटिव देगा और उनके लिए कैपेसिटी बढ़ाएगा। अब एजुकेशन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन क्या है, जनरली में क्या है कि हम एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सेटअप करेंगे जो कि हेड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और एक राज्य शिक्षा आयोग करेंगे जो कि हेड किया जाएगा सीएम के द्वारा, फॉर डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग द विजन ऑफ द एजुकेशन। स्कूल्स पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्सेस सेटअप किए जाएंगे। स्टेट्स विल सेपरेट द रेगुलेटरी फंक्शन, सेटअप एन इंडिपेंडेंट स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर ईच से दैट विल प्रिस्क्राइब बेसिक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन काउंसिल को भी सेटअप किया जाएगा फॉर ओवरसाइट ऑफ द स्कूल सिस्टम इन द ईच डिस्ट्रिक्ट। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात किया जाए, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसको गवर्न कौन की जाएगी, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा उसको गवर्न किया जाएगा। जो एक एक्रेडिटेशन, देखो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको एक्रेडिटेशन करने तो ये ग्रेड दिया जाता है, ग्रेडिंग की दी जाती है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, वो कौन करता है, वो करता है कौन है, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड द असेसमेंट काउंसिल। उनको करने के लिए इसको क्रिएट किया जाएगा, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है वैसे। टीचर मैनेजमेंट में क्या है कि हम किस तरह से टीचर्स को असाइन करेंगे। जो भी मेरिट, पहली बात हमने क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरिट ले रहे हैं उनको हम ऐसी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि हम उनको एनकरेज कर सकें कि आप टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करो। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना पसंद नहीं करते, तो हम उन्हें एनकरेज करेंगे बाय प्रोवाइडिंग द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। टीचर्स विल बी रिक्रूटेड टू द डिस्ट्रिक्ट, टीचर्स को हम डिस्ट्रिक्ट में भी रिक्रूट करेंगे। टीचर्स विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़, किसी भी नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में हम उसको अलाउड नहीं करेंगे पार्टिसिपेट करने का। एग्जाम्पल कुकिंग डे, मिड डे मील्स में टीचर विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 50 आवर्स, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, पूरे 1 साल में उसको कंप्लीट करना होगा। अ सिमिलर कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इंट्रोड्यूस इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। टीचर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब हम एजुकेशन में कुछ टेक्नोलॉजी भी ऐड करना चाहेंगे। नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि हम एजुकेशन को इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, विल सेटअप वर्चुअल लेबोरेटरीज दैट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू लेबोरेटरीज इन वेरियस डिसिप्लिन। इसके अंडर हमें नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी सेटअप करेंगे, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी। ऑटोनॉमस बॉडी वो होती है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, तो वो होती है मतलब किसी के अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। वो फैसिलिटेट करेगी डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशन डाटा सेटअप करेंगे। इसमें हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द डिजिटल फॉर्म। स्टूडेंट, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, आई होप आपको समझ आएगा। एक बार आप इसको रीड करोगे या मेरी वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसका सेकंड एडिशन है जो कि सेटअप रिलीज़ किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। जो स्कूल एजुकेशन थी पहले ये स्टेट लिस्ट में आती थी, कब तक, 1976 तक। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तब इस स्कूल एजुकेशन के सब्जेक्ट को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। आपको पता है कि हमारा शेड्यूल 7 के अंडर 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट डील करती है, जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो दोनों डील करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी।
अब स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है क्या? ये डेवलप किया जाता है नीति आयोग और उसके साथ MHRD, स्टेट एंड यूटीज, वर्ल्ड बैंक और कुछ उसके सेक्टर के एक्सपर्ट्स के द्वारा। इंडेक्स क्या करता है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस द स्टेट एंड यूटी, इन सबको देखता है कि कैसा मतलब कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। इन फोस्टर द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में कितनी अच्छी स्पिरिट है। 30 इंडिकेटर्स पे इसको हम रिलीज़ करते हैं और जो कि दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होता है, आउटकम में और गवर्नेंस प्रोसेसिंग एडिंग आउटकम। लाइक इसमें है स्टूडेंट और टीचर अटेंडेंस कितनी है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स कैसी है, उनकी ट्रेनिंग, गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसमेंट। आउटकम जैसे नेट एनरोलमेंट रेशो, लर्निंग कैसी है, नेट एनरोलमेंट रेशो मतलब कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, फैसिलिटीज़ कैसे हैं, इक्विटी आउटकम्स कैसे हैं। इसमें 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम रिलीज़ करते हैं तो 3 ग्रुप में करते हैं, जैसे आप यहाँ देख लो, लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट एंड यूटी। जो लार्ज स्टेट में टॉप 3 परफॉर्मेंस है वो केरला, तमिलनाडु और हरियाणा है, और जबकि बॉटम में तेलंगाना, बिहार, झारखंड और यूपी है। यूपी ने सबसे ज़्यादा नीचे से टॉप किया है और केरला ने यूपर से टॉप किया है। स्मॉल स्टेट में त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर सबसे टॉप में है और बॉटम में मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडुचेरी है और बॉटम में दादर नगर हवेली, अंडमान आइलैंड और लक्षद्वीप है। सो गाइस ये थोड़ा याद रखना और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट पीसा टेस्ट। पीसा टेस्ट है क्या? द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इंडिया ने बोला है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगी। जो नेक्स्ट पीसा टेस्ट है जो कि कंडक्ट होगा 2021 में। जो पीसा टेस्ट है दैट इज़ द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट। ये एक OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसी का एक प्रोग्राम है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, देख एक होता है नेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, एक होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हम स्टूडेंट्स का असेस करते हैं कि यार हाँ कहाँ पे कितने अच्छे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, एम क्या है इस टेस्ट का कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे हाउ एजुकेशन सिस्टम आर वर्किंग इन द कंट्री, कि हर कंट्री में एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग इट स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन और सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट। है कि एक होता है कि आपने हायर एजुकेशन तो ले लिया लेकिन आपको डायरेक्ट एकदम से एम्प्लॉय नहीं मिला। लाइक बीटेक एक डिटर्जेंट के भाव बिकता है बोला जाए तो उसी तरह, लेकिन उनको सब एम्प्लॉयड नहीं है, तो वही बात है। ये स्टूडेंट को असेस करेगी बिटवीन द एजेस ऑफ 15 ईयर्स एंड द 3 मंथ्स एंड 16 ईयर एंड 2 मंथ्स एंड हु आर एनरोल्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट द ग्रेड 7 और हायर। ये मेजर करेगी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किस किस में, मैथमेटिक्स, रीडिंग, साइंस, इनोवेटिव सब्जेक्ट्स लाइक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द मनी लिटरेसी, इन सब में वो टेस्ट करेगी। पीसा टेस्ट डज नॉट असेस स्टूडेंट्स ऑन देयर मेमोरी रैदर देन एप्लीकेशन एप्लीकेटिव। जो पीसा टेस्ट होता है वो 3 साल में एक बार हेल्ड होता है और नेक्स्ट ये 2021 में होने वाला है। पहली बार ये 2000 में कंडक्ट हुआ था। इंडिया ने अभी तक इसमें एक ही बार पार्टिसिपेट किया था, 2009 में किया था और उस वक्त उसका रैंक 72 आया था आउट ऑफ 73 कंट्रीज। तो आप देख लो हमने बॉटन में टॉप किया था। ठीक है, जब ये टेस्ट हुआ था और हमारा 72 रैंक हुआ था तो गवर्नमेंट ने बोला ही कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिस वजह से हमारा पुअर रिजल्ट हुआ है, इसलिए उसने आगे पार्टिसिपेट कभी नहीं किया। लेकिन अब MHRD ने बोला है कि हम पीसा टेस्ट 2021 में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टूडेंट्स कहाँ के, गवर्नमेंट स्कूल के जो कि चंडीगढ़ के हैं वो पार्टिसिपेट करें अलॉन्ग विद नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय में भी आपको पता हो नवोदय विद्यालय क्या होता है। नवोदय 5th और 9th के बाद होता है, जो 5th लाइक सरकारी स्कूल होते हैं जो 5th और 9th में क्लियर कर लेते हैं एग्जाम, तो उनको नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलता है। एंड केंद्रीय विद्यालय विल टेक द पीसा टेस्ट इन 2021। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट पर चलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट। एनुअल स्टेटस ऑफ द एजुकेशनल रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? एक NGO है, दैट इज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रथम, वो पब्लिश करता है। सॉरी गाइस थोड़ा, NGO प्रथम वो इसको पब्लिश करता है। जो पहली बात एनुअली ये पब्लिश करता है, फोकस करता है अर्ली ईयर्स पे। अर्ली ईयर्स कौन से ईयर्स? जब हम सबसे लाइक एज ग्रुप 4 to 8 प्री स्कूलिंग स्टेटस पे हमें करता है, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी कॉग्निटिव, मोटर, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की। एक वुमन की लाइफ में सबसे ज़्यादा 4 to 8 एज ऐसे होता है, एज ग्रुप ऐसा होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे 4 डोमेन में। अर्ली लैंग्वेज एक्विजिशन, न्यूमरेसी स्किल्स, लैंग्वेज आपको समझ गए, न्यूमरेसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। अब ये एनुअल स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन रिपोर्ट है क्या? ये हाउस होल्ड सर्वे है, मतलब कि हम हर एक घर में जाके सर्वे करते हैं। एंड लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे है, मतलब सबसे ज़्यादा सिटीजन को इसमें इंक्लूड किया जाता है। एनुअल सर्वे है
एम्स टू प्रोवाइड रिलायबल एनुअल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रन स्कूलिंग स्टेटस, चिल्ड्रन का स्कूलिंग स्टेटस को पता करता है, उनका बेसिक लर्निंग लेवल सबका ऑफ ईच स्टेट एंड द रूरल डिस्ट्रिक्ट, ये रूरल डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करता है। ASCR has reported on ability to do basic reading and the arithmetic text for the children in 5 to 16 age group। जो ASCR मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो कि बियॉन्ड बेसिक्स फोकस करता है एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस और यूथ के एस्पायरेशंस में 14 to 18 एज ग्रुप में। सी गाइस कुछ नहीं समझ में आया, मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। जो एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, पहली बात तो कौन रिलीज़ करता है, एक NGO प्रथम करता है। उसने देखा है कि जो अर्ली एज होती है, ताकि 4 to 8 का एज ग्रुप, उसमें इंसान सबसे ज़्यादा बच्चा जो होता है डेवलपिंग एज में होता है, तो इसलिए उसको 4 डोमेन में इनने कवर किया है। किस किस में, अर्ली लैंग्वेज, न्यूमरेसी, कॉग्निटिव एबिलिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक, इमोशनल लर्निंग। अब हमने ASCR के बारे में देखा कि है क्या, ये हाउस होल्ड सर्वे है, लार्जेस्ट सिटीजन सर्वे है। इसमें चिल्ड्रंस का स्कूलिंग स्टेटस देखा जाएगा, उनका बेसिक लर्निंग लेवल्स को चेक किया जाता है हर स्टेट और हर रूरल डिस्ट्रिक्ट के। 2005 से ASCR क्या करता है, वो 5 से 16 से एज ग्रुप के बच्चों को उनकी बेसिक रीडिंग और उनके अर्थमेटिक टेक्स्ट के हिसाब से उनको जज करता है। 2017 से ASCR बियॉन्ड बेसिक्स फोकस करता है, जो 14 से 18 के एज ग्रुप में बच्चे हैं, उनकी एबिलिटीज़, उनके एस्पायरेशन और उनके एक्सपीरियंस को करता है। अब हाईलाइट क्या है, हाईलाइट मतलब कि इसकी फाइंडिंग्स क्या है। उन्होंने फाइंडिंग की है जो प्री स्कूल और मतलब कि एज 4 से 8 के एज ग्रुप के बच्चे, मोर देन 90% ऑफ यंग चिल्ड्रन आर एनरोल्ड इन सम टाइप ऑफ एजुकेशन, मतलब कि 90% से ज़्यादा बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन अर्ली प्राइमरी ग्रेड, जो वेरिएशन है एज डिस्ट्रीब्यूशन का, वाइडेस्ट है स्टैंडर्ड 1 में, मतलब कि वाइडेस्ट मतलब ये है कि लाइक जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा कोई 6 साल का भी है, तो कोई 4 साल का भी है और तो कोई 8 साल का भी है, मतलब कि जो एज ग्रुप में वाइड गैप है। और इसमें एक ही चीज़ नोटिस करा है कि जो ओल्डर एज ग्रुप के बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें एज़ कम्पेयर टू जो यंगर एज का बच्चा है। और इसमें कहा है कि प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। मदर का एजुकेशन का रोल बहुत है, मतलब कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर पढ़ी लिखी है, मतलब जिन्होंने 8 से ज़्यादा कर रखे हैं, वो आर मोर लाइकली टू बी अटेंडिंग आंगनवाड़ीज़ और गवर्नमेंट प्री प्राइमरी, मतलब कि वो लोग अटेंड कर रहे हैं स्कूल। जेंडर गैप नैरो हो गए हैं, ये हमने देखा है कि जो वो अलग है। जेंडर गैप्स ये है कि मैक्सिमम जो देखा जाए कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें गर्ल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वेयरएज़ प्राइवेट स्कूल्स में बॉयज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। गर्ल्स एंड वो मोर बॉयज़ किसमें, प्राइवेट में हैं, जबकि जो मोर गर्ल्स हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है। प्री स्कूल एजुकेशन एंड द केयर इन इंडिया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसने प्रपोज कर दिया है दैट गवर्नमेंट मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर अर्ली, जब मैंने आपको बताया था कि अभी हमने पिछली न्यूज़ में देखा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, वो खुद को एक्सपेंड कर रहा है और वो क्या कर रहा है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को भी अपने में ऐड करेगा। फाइन डिफरेंस देख लो, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट और नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इन दोनों में क्या है, ये स्कूल बेस्ड सर्वे है, ये हाउस होल्ड से सर्वे है, ये 1-on-1 ओरल असेसमेंट है, ये पेन पेपर टेस्ट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सैम्पल ऑफ ऑल चिल्ड्रन वैदर वो स्कूल में है या नहीं है। ठीक है, अब जैसे आंगनवाड़ी है वहाँ पे भी बच्चे हैं लेकिन उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं काउंट करा, तो उसको भी इंक्लूड करता है। इसमें सिर्फ उनको गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बच्चों को ही देखता है। ये फोकस ऑन स्किल जैसे रीडिंग और मैथ्स पे, ये वाइडर वैरायटी ऑफ स्किल्स, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को ऐड करता है। ये सिर्फ रूरल एरियाज तक लिमिटेड है, ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों से लिमिटेड है। ये एक NGO के द्वारा लीड किया जाता है, प्रथम के द्वारा, और ये एक NCERT के द्वारा अंडर MHRD के अंडर ये कंडक्ट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखती हूँ मैं गाइज़ आज एक और वीडियो बनाऊंगी, मैं चाहती हूँ थर्ड पार्ट में कवर कर दूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मैंने आपको बताया था 7 to 8 मैगजीन्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि प्रीलिम्स तक इन सब मैगजीन्स को कवर कर दूँ, तो मुझे थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और आपको भी मुझे सपोर्ट करना होगा। सो गाइज़ आई होप सो आपको सब समझ में आया। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए और टेलीग्राम पर मेरा ग्रुप को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम दे दूँगी। सो बाय बाय गाइज़, गुड बाय।